क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पूरी दुनिया में पैसे का वो क्या मायाजाल है जिसे तोड़ने के लिए बनाया गया था बिटकॉइन को। और साथ ही जानेंगे कि आपके पास कितनी जानकारी है उस पैसे की जो आपकी जेब में आज की डेट में पड़ा हुआ है। ये वीडियो कई सीरीज में रिलीज किया जाएगा, मतलब कि इस वीडियो के कई पार्ट होंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि बाकी वीडियो भी आप देख पाएं समय समय पे जब हम इन वीडियो को रिलीज करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आप सुबह से लेके शाम तक आप हम सब लोग काम क्यों करते हैं। यानी कि जो काम आज आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम लोग अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, या ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो आप ये वीडियो देख क्यों रहे हैं या आप काम क्यों कर रहे हैं। आप इसका सीधा सा जवाब देंगे कि हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए, क्योंकि हम पैसे कमाना चाहते हैं और पैसे से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो पैसा आपकी जेब में है, जो पैसा हमारी जेब में है और जिस पैसे के लिए हम लोग भाग-दौड़ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पैसे के बारे में हमारे पास कितनी जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा-सा एक क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या उसके जवाब हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फेडरल बैंक है या किसी भी देश की कोई जो रिजर्व बैंक है, वो कितना पैसा प्रिंट कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा प्रिंट कर सकती हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि जो मनी बाजार के अंदर है, आज कितना पैसा मार्केट के अंदर है? क्या आपके पास इस चीज का जवाब है? इन दोनों सवालों का आपके पास जवाब होगा कि नहीं, हमें इसके बारे में नहीं पता। आज आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है गवर्नमेंट ये जानती है, लेकिन बैंक के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है सभी लोगों का, या खुद बैंक का कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या आप ये जानते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है। चलिए थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कितना पैसा छाप सकता है और पीछे इसके पीछे पैसा छापने के पीछे क्या प्रक्रिया काम करती है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम कितना पैसा या उससे संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड रखता है, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 200 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी या जो गोल्ड होता है वो अपने पास रखना जरूरी है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ 200 करोड़ का संपत्ति अपने पास रखनी है और उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से वो नोटों को छाप सकती है। और यही 200 करोड़ की संपत्ति जो बैंक के पास होती है, उसी आधार पे एक नोट के ऊपर ये लिखा जाता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये सरकार, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अपना वचन तभी दे पाता है क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति को होल्ड किया हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास सिर्फ 200 करोड़ रुपया है? बैंकों के अंदर होता क्या है और चलता क्या है, उसके ऊपर एक छोटी सी नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये प्रक्रिया चलती क्या है, पैसों का ये मायाजाल है क्या। मान लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए छाप के बाजार में भेज दिए। अब बाजार के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास है टोटल 1 करोड़ रुपया। इन लोगों ने इस पैसे से काम करना शुरू किया और काम करने के बाद इन्होंने 50 लाख रुपया इकट्ठा किया और बैंक में जमा कर दिया, क्योंकि बैंक से इन्हें मिलेगा इंटरेस्ट 7 से 8% का इंटरेस्ट और ब्याज। तो लोगों को लगता है कि हम अपना पैसा बैंक में जमा कर दें, या अदरवाइज भी घर में पैसा रखना सेफ नहीं है तो बैंक में पैसा रखेगा, हमारे अकाउंट में रहेगा। लेकिन देखते हैं कि वाकई में ही आपका पैसा क्या आपके अकाउंट में है। अब जब आपने अपने अकाउंट में पैसा रख दिया तो बैंक के पास पहुंचते हैं विजय माल्या जी, और विजय माल्या जी बैंक को कहते हैं कि मुझे अपने बिजनेस चलाना और उसके लिए मुझे चाहिए 25 लाख रुपया। तो बैंक ने जो पैसा आपका था उस पैसे में से 25 लाख रुपया दे दिया विजय माल्या को। तो अब आपके अकाउंट में टोटल कितना पैसा है? जी हाँ, आपके अकाउंट में 50 लाख ही है और 25 लाख विजय माल्या जी के अकाउंट में है। तो जो आपने 50 लाख रुपया जमा कराया वो यहां पे हो गया 75 लाख रुपया। अब आपने और पैसा बाजार से कमाया और बाजार से पैसा कमाने के बाद आपने 25 लाख रुपया और बैंक में जमा करवा दिया।
अब आपके अकाउंट में है टोटल 75 लाख रुपया, विजय माल्या जी के अकाउंट में है 25 लाख रुपया, यानी कि हो गया टोटल 1 करोड़ रुपया, और बाजार में है 25 लाख रुपया, तो ये हो गए टोटल 101 करोड़ 25 लाख रुपए। अब हम आगे चलते हैं। अब बैंक में पहुंचते हैं नीरव मोदी जी, और वो बैंक को कहते हैं कि मुझे अपना काम चलाना है, बिजनेस चलाना है, और मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब जो आपका पैसा पड़ा था उसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी जी को लोन दे दिया 50 लाख रुपए का। अब हमने देखना यह है कि टोटल कितना पैसा यहां पे हो गया। अब 50 लाख रुपया जो मार्केट के अंदर था, उसमें से 25 लाख रुपया आपने पहले 50 लाख रुपया डिपॉजिट किया, फिर 25 लाख रुपया डिपॉजिट किया, और आपका टोटल डिपॉजिट हो गया वहां पे 75 लाख रुपया, जिसमें से 25 लाख रुपए है विजय माल्या जी के पास और 50 लाख रुपया नीरव मोदी जी के भी अकाउंट में है। इनमें से अभी कोई भागा नहीं है, ना ही इन्होंने ये पैसा खर्च किया है। तो बैंक में हो गया कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो 1 ही करोड़ रुपया छापा था, और 25 लाख रुपया जो है वो बाजार में भी है। तो जो 1 करोड़ रुपया था वो यहाँ पे बन चुका है 1 करोड़ 75 लाख रुपया, लेकिन जो बैंक है उसके पास असल में ये पैसा है ही नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आपको पता चला कि आपका पैसा जो है वो लोन पे दे दिया गया? आप कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं पता चला। अगर सभी बैंक कैश मांगना शुरू कर दे बैंकों के पास, तो क्या बैंक के पास ये पैसा देने के लिए है? आप कहेंगे कि नहीं है। तो क्या जरूरत के हिसाब से और पैसा छापा जा सकता है? इसका जवाब होगा हाँ, अपनी जरूरत के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ये पैसा छाप सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छाप देता और सब लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देता, ये आपको किसी अगले वीडियो में बनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन को इन्हीं चीजों से बचने के लिए बनाया गया था। अब अगर हम आपसे पूछें क्या आप बिटकॉइन के मालिक, क्या बिटकॉइन का मालिक कौन है, तो आप कहेंगे कोई नहीं, ये तो सेंट्रलाइज्ड है, ये तो डिसेंट्रलाइज है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि बिटकॉइन की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी कुल संख्या 2 करोड़ 10 लाख है। अभी तक बाजार में कितना बिटकॉइन उपलब्ध है, तो आप बता सकते हैं कि 89% जो है वो बिटकॉइन माइन हो चुका है। क्या बिटकॉइन की संख्या बढ़ाई जा सकती है? जवाब है नहीं, बिटकॉइन की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। क्या आपका बिटकॉइन आपके पास है? आप कहेंगे यस, ये मेरे वॉलेट में है या एक्सचेंज पे मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या आप अपना सारा बिटकॉइन कभी भी बेच सकते हैं? इसका जवाब होगा हाँ, आप कभी भी अपना बिटकॉइन बेच सकते हैं। क्या हम बिटकॉइन के लेन देन को देख सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, हम ब्लॉकचेन के ऊपर इस सारे लेन देन को देख सकते हैं। क्या बिटकॉइन को बंद कर सकता है कोई? तो इसका जवाब होगा नहीं, बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन पैसे को बंद किया जा सकता है, नोटबंदी की जा सकती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके पास आज से 10 साल पहले 500 रुपए का एक नोट था। इस 500 रुपए के नोट से आप क्या कर सकते थे? आप कहेंगे कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर 10 लीटर पेट्रोल या डीजल डलवा सकता था। और आज से 10 साल बाद अगर आपके पास 10 साल पहले अगर आपके पास एक बिटकॉइन था, तो आप क्या कर सकते थे? आप कहेंगे कुछ ज़्यादा नहीं, उससे भी मैं एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल डलवा सकता था, इतना ही। आज उस 500 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि उस 500 रुपए से आज अगर मैं उस टाइम पे 10 लीटर डीजल डलवाता था, तो हो सकता है कि आज 5 या 6 लीटर डीजल डलवा सकता हूं। लेकिन उसी एक बिटकॉइन से आप क्या कर सकते हैं आज की डेट में? तो आपका जवाब होगा उसी बिटकॉइन से आज मैं एक एसयूवी ही खरीद सकता हूं। तो पैसे जो आपके पास 500 का नोट था वो 500 का ही है, एक बिटकॉइन जो था वो एक बिटकॉइन ही है। लेकिन उस 500 रुपए की कीमत कम कैसे होगी और बिटकॉइन की कीमत कैसे बढ़ गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों रुपए की कीमत कम होती जा रही है? क्या एक आईएनआर भारतीय रुपए को 1 डॉलर बनाया जा सकता है? अगर सरकार ज्यादा नोट को छाप दे तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम बहुत जल्दी आपको देंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होगा तो आप शायद बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे कि नोटबंदी के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, और कैसे बिटकॉइन ने आगे चल के इन धीरे धीरे बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, यानी कि लोगों को फायदा दिया, और बैंकों का इसकी वजह से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, नोटबंदी से लोगों का फायदा और क्या नुकसान हुआ, ये आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि नोटबंदी के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, क्या नोटबंदी कभी भी की जा सकती है, नोटबंदी क्यों की गई, और भारत में क्या पहली बार नोटबंदी हुई, क्या विश्व में भी नोटों को बंद किया गया है,
और इसके साथ-साथ ही जो इससे पहले हमने आपको बताया था, हम आपको बताएँगे कि कैसे 1 आईएनआर को $1 तक पहुँचाया जा सकता है। ये सारी जानकारी देंगे आपको आने वाले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है। वहाँ पे जाके अब हम सोशल मीडिया पे हमें अब फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।